अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल वीलॉग्स और मैं हूं रुखशान मीर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई के सख्त बयान के बाद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का आज सऊदी वली अहद के साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों सरबराहान ने फलस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए इसराइल को फौरी तौर पर यह तमाम तर इक़दामात रोकने की तंबीह की है। उधर पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और तमाम इस्लामी मुमालिक, खासकर जो OIC के मेंबर्स हैं, वो ना सिर्फ तशवीश का इजहार कर रहे हैं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के सामने ये अहम सवाल उठा रहे हैं कि जहां पर स्कूल्स, अस्पतालों, कॉलेजेस और सिविलियन आबादियों को बर्बरियत और बमबारी का निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर अक़वाम मुत्तहिदा क्यों खामोश है। और जब अक़वाम मुत्तहिदा के अपने वर्कर्स को टारगेट किया गया, उस पर भी अक़वाम मुत्तहिदा ने खामोशी साध रखी है। आज के इस वीलॉग में मैं आपके सामने ताज़ा तरीन इत्तलात रखने वाला हूं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 1350 इसराइली हलाक हो चुके हैं हमास की जानिब से बमबारी के नतीजे में, और दूसरी जानिब भी बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाना पड़ रहे हैं। दूसरी जानिब भी 850 के करीब कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं इस वक्त तक। सबसे पहले तो मैं आपको इस वीलॉग में वो गुफ्तगू सुनाना चाहता हूं जो हमास के स्पोक्स पर्सन ने हमारे कैपिटल टीवी के प्रोग्राम में की है, और उसके बाद मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल और कुछ अहम चीज़ें इस वीलॉग में आपके सामने रखना चाहता हूं। ज़रा पहले ये सुनें। कुर्बानी नहीं देंगे, हम कामयाबी भी हासिल करेंगे, आज़ादी भी हासिल करेंगे। कम से कम 100 से लेकर 150 इजरायली सोल्जर्स हैं तहरीक मुजाहमत के हाथ में। हमारा जंग में शुरू हो गया तूफान अल अक्सा है, जो लॉन्ग रेंज रॉकेट्स का हर्जिलिया में, तल अवीव में, कफार शमरहाओ में, जलीलोन में, हाशरोन में, हेरकोन में, सारी ये सेटलमेंट्स के नाम है। आइडेंटिटी को चेंज करने का कोशिश किया, वो हमने इसको हदफ करार दे दिया था, और वो तहरीक मुजाहमत के रॉकेट्स का निशाना बन गया था। उम्मत के लिए एक बहुत ही इज्जत और बहुत अचीवमेंट्स हो गया कि हमारा मुजाहिदीन हमास में और इज़ुद्दीन क़स्साम के ब्रिगेड में लेजिटिमेट राइट्स को वापस नहीं देना है, तो हम अपना और मजीद जद्दोजहद जारी रखेंगे। तो नाज़रीन, ये गुफ्तगू थी हमास के तर्जुमान की जो उन्होंने हमारे टीवी शो में की। ये 2 रोज पुरानी गुफ्तगू है। तूफान अल अक्सा ऑपरेशन जारी है, हमास के जंगजू मुकाबला कर रहे हैं इसराइली फोर्सेस का। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि आज अमरीकी वजीर खारजा जो कि लैंड किए इसराइल की सरजमीन पर, उन्होंने एक और जंगी बेड़ा गजा की पट्टी पर उतारने का ऐलान किया है। अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा गजा की पट्टी पर मौजूद है, और इसराइल पहले यह कह चुका है कि फिजाई ऑपरेशन के बाद अब हम जमीनी ऑपरेशन का आगाज करने वाले हैं, जिसमें टैंक्स और हाई आर्टिलरी इस्तेमाल होगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि अमरीकी वजीर खारजा इसराइल पहुंच गए। अमरीकी सदर जो बाइडन का यह बयान है कि हम हमास को ख़त्म करने वाले हैं, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि ईरान बाज रहे, ईरान की जानिब से असलहा फराहम किया जा रहा है हमास को, और साथ ही साथ उनकी तरफ से इशारा दूसरे इस्लामी मुमालिक को भी दिया गया है। अब अमेरिका साथ खड़ा है इसराइल के, और जो यूरोपियन स्टेट्स हैं, जस्टिन ट्रूडो का, आप जो कनाडा के वजीर आज़म हैं उनका आप स्टेटमेंट देख लें, जो दूसरी यूरोपियन स्टेट्स हैं उनके जो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव है, उनका जो स्टेटमेंट आया इस सारे मामले पर। अब आपने सब ने ब्लॉग बनाकर अगर फलस्तीन के खिलाफ लड़ना है, और अब हमास को टारगेट नहीं कर रहे, वहां पर टारगेट कर रहे हैं फलस्तीनियों को, निहत्ते फलस्तीनियों को, मासूम फलस्तीनियों को। और फलस्तीनी अवाम जो है वो सप्रेस रहने के बाद वो इस कदर जो है वो अब परेशान उन्होंने जिंदगी गुजारी है, इसराइली बमबारी का उन्होंने इस तरह से सामना किया है कि वहां पर जो सहाफी हैं वो हमें बताते हैं कि यहां पर बच्चे, छोटे बच्चे, इसराइली टैंक्स को पत्थर मारना, इसराइली टैंक्स के आगे जाकर आज़ादी के नारे लगाना, और इसराइली फौज के सामने जाकर आज़ादी के नारे लगाना, वो इसको अपनी फतह समझते हैं। अब अगर सारी मगरबी क़ुव्वतें मिल जाएंगी और फ़लस्तीनियों के गिर्द घेरा तंग कर देंगी, और अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बनकर सुनता रहेगा कि देखते हैं कि क्या होता है, और सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया जाएगा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से,
تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانیت کہاں ہے, OIC کہاں ہے. مطابق صورتحال اس وقت یہ ہے کہ حماس کا نام لے کر اور حماس کے بارے میں بیان دے کر فلسطینیوں کے گھروں, فلسطینیوں کی آبادیوں, فلسطینیوں کے اسکولز, ہاسپٹلز اور ان کی جو ہاؤسنگ کالونیز ہیں, جو ان کی ہائی رائز بلڈنگز ہیں, انہیں جان بوجھ کر سسٹمیٹیکلی اور انٹینشنلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور اس تمام تر ٹارگٹنگ میں سارے مغربی ممالک ایک پیج پر ہیں. یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو 57 مسلم ممالک ہیں, جو 57 اسلامی ممالک ہیں, جو تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور اس وقت جو افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اور باز رہنے کی تنبیہ دے رہے ہیں, کیا عملی طور پر بھی وہ فلسطین کی سرزمین پر لینڈ کوئی کر سکتا ہے ان میں سے اور عملی طور پر اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ میں بطور صحافی, بطور جرنلسٹ کسی طور بھی جنگ کے حق میں نہیں ہوں. فوری طور پر اسی لمحے اس وار کو سٹاپ ہونا چاہیے, رکنا چاہیے. عالمی طاقتوں پر جو ذمہ داری آئی تھی کہ وہ میڈیٹر کا کردار ادا کریں, انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. نہ اقوام متحدہ نے, نہ امریکہ نے, نہ یورپی یونین نے. وہ تو وکیل بن گئے اسرائیل کے اور پشت پناہی کے لیے عملی طور پر جا کر ملاقاتیں کر رہے ہیں بنجمن نیتن یاہو سے اور اس کی ٹیم سے. تو پاکستان میں ہم یہ سوال تو اٹھا سکتے ہیں کہ جو اسلامی ممالک ہیں وہ کیوں خاموش ہیں اور وہ عملی طور پر اپنا کردار کیوں نہیں ادا کرتے؟ اگر جنگ بندی ہونی ہے تو جنگ بندی کیا اس وقت ہونی ہے جب تمام تر اسرائیلی یہ جو فلسطین پر اسی طریقے سے چڑھائی کرتے رہیں گے اور تمام تر ان کے علاقوں کو تباہ و برباد کر دیں گے؟ اس نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ اگر آپ کی حماس نامی تنظیم سے لڑائی ہے تو حماس کو ٹارگٹ کریں. معصوم سیولینز, ان آرمڈ سیولینز, اسکول جاتے بچوں کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ سلسلہ نہ رکا, ابھی تو بات کی جا رہی نا کہ حزب اللہ میدان میں اترے گی تو معاملات بدلیں گے اور حماس کے ساتھ دوسری تنظیم میں جڑ رہی ہیں, اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو اسی مشرق وسطیٰ میں اسی طرز پر درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں ایسی تنظیمیں جنم لیں گی جو مستقبل میں اسرائیل سے نہ صرف نفرت کریں گی بلکہ یہ جنگ جو ہے یہ وقفے سے پھر آپ کو دیکھنے کو ملے گی. کیونکہ جن بچوں نے اپنے ماں باپ کھو دیے اور جن لوگوں نے اپنے گھروں کو اپنے آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا, کیا وہ یہ تصور کر سکیں گے کہ وہ اپنی زندگی گزاریں اور بعد میں اسرائیل کے ساتھ کبھی کنفرنٹیشن کے موڈ میں نہ آئے؟ ان کی تو زندگی کا پھر مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنی ہے اور اسرائیل کو ہم نے تباہ کرنا ہے. اس صورتحال کو روکنے کے لیے اب ذمہ داری OIC پر ہے, کیونکہ مغربی طاقتوں نے کچھ نہیں کرنا. OIC کی یہ ذمہ داری ہے کہ عملی طور پر میدان میں آئیں اور اپنا کردار اس میں ادا کریں. کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں. رخشان میر کو کیپٹل ویلاگ سے اجازت دیں, دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.